हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हमारा मैथ्स 4 का मॉड्यूल 4 स्टार्ट होने जा रहा है। मॉड्यूल 3 तक हमने पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है और ईच एंड एवरी टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। होपफुली आप लोगों के लिए वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। आगे आने वाली जो हमारे पास 2 मॉड्यूल बचे हैं, यानी जो 2 यूनिट बची हैं, वो भी आपको अच्छे से ही कवर कराने का प्रयास रहेगा और जितने भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको विशेष रूप से तैयार कराया जाएगा। तो आज से हमारा मॉड्यूल 4 शुरू हो रहा है। मॉड्यूल 4 का नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 2 है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको बिल्कुल विजिबल होगा। देखिए आपकी मॉड्यूल 4 ये लिखा हुआ है। क्या है इसका जो टाइटल है? वो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड। ठीक है, और इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम तो इसके अंदर ये होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है। और देखिए प्रोबेबिलिटी चूंकि आप 12th क्लास में पढ़कर आते हैं या 11th क्लास में, तो आज चूंकि हमारी ये यूनिट शुरू होने जा रही है, तो आज के लेक्चर का जो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो टारगेट रहेगा, वो यही रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी की पहली बात तो आपको ये बता दिया जाए, एक बार फिर से रिकॉल करा दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से उसको उठाते हैं, जिससे आपको बेसिक पर ज्यादा काम करना ना पड़े। तो आज थोड़ा सा पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आज जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को आज आपको क्या करना है, सीखना है और इनके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, देखिए आपको एक बात पहले से ही हमने बता रखी है कि आप जब मैथ में कोई सा भी टॉपिक शुरू करते हैं, तो अगर उसका बेसिक आपको सही से रिकॉल नहीं है तो आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बेसिक अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में आज बता दिया जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में एक काफी वाइड कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं, जिन फंडामेंटल कंसेप्ट का यूज आप ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करते ही करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, साथ ही साथ एडिशनल थ्योरम, एडिशनल लॉ या थ्योरम कह दीजिए ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको बताए जाएंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ। और इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, क्योंकि जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब छोटे छोटे कंसेप्ट का यूज करके ही करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं मॉड्यूल 4 को। मॉड्यूल 4 में आज जो पहला आपका टारगेट है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, पहले उसी को ले लेते हैं, क्या होती है हमारे पास ये, इसी का हम डिस्कशन कर लेंगे शुरू में ही। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी आपके हेडिंग पे लिखी हुई है। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी का मतलब कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा क्या होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता जिसको हिंदी में बोल दिया जाता था, संभावनाएं जिसको आप एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब उस प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ फंडामेंटल टर्म्स होते हैं जिनको मैं वन बाई वन आपको बताया देता हूं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल फंडामेंटल टर्म्स used in probability theory, probability theory। देखिए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए जैसे कैसे पहला आपका जो टर्म आता है वो आता है कि ट्रायल और इवेंट क्या होता है। ट्रायल एंड इवेंट, इवेंट और ट्रायल क्या होते हैं। देखिए ट्रायल का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को या किसी काम को सेम कंडीशन के अंदर बार बार परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट आपको कुछ सर्टेन आउटकम में से ही मिलना होता है। ठीक है, तो ऐसी जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम्स होती हैं, ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट तो आपका क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रायल। और जो रिजल्ट आपको, पॉसिबल रिजल्ट जो आपको मिलने होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि सपोज दैट आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी काम को अंडर सेम कंडीशन बार बार परफॉर्म कर रहे हैं और आपको यह भी पता है कि उसका रिजल्ट आपको कुछ सर्टेन आउटकम में से ही मिलना है। लाइक दैट आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन समझते हैं, सिक्का, कितने भी रुपए का हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, 1 रुपए का सिक्का जनरली आप लेके चलते हैं, तो उसके ऊपर 2 फेस होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जब बार बार आप उसको टॉस करते हैं तो क्या होता है,
कि आपको दो ही संभावनाएं मिलने की होती हैं, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करना, ठीक है, बार बार इसको परफॉर्म करना, तो वो क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। कितनी बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार आपने टॉस किया, वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कहलाएगा। और जो इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, लाइक हेड का मिलना या टेल का मिलना, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इवेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इवेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, हल्का सा आपको लिखकर बता भी देंगे, क्योंकि बार बार इन चीजों में आपको जब कभी आप कंफ्यूज होंगे तो आपको देखना पड़ेगा बार बार, तो इसके लिए हम आपको ये लिखवा भी देंगे, छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखिए क्या होता है, तो आपने ये लिखा, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज being performed under essentially आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल कह लीजिए या सेम कह लीजिए, सेम कंडीशन, whose result या which result amongst the certain outcomes, then experiment is called trial, and certain outcomes are called क्या कहलाती हैं, इवेंट। क्या कहलाती हैं, इवेंट। ठीक है, तो देखिए क्या आपने कहा कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट बार बार सेम कंडीशन में कराया जा रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट को आप क्या कहेंगे, ट्रायल कहेंगे। और जो पॉसिबल उसके रिजल्ट होंगे, जैसे कॉइन को आपने कहा 2 केसेस होते हैं, ऐसे ही अगर आप किसी डाई को थ्रो करें, डाई आप समझते हैं पासा, जिससे बचपन में लूडो खेलने का काम किया जाता था, तो उसके ऊपर 6 फेजेस होते हैं। एक फेज के ऊपर 1 लिखा हुआ होता है, एक के ऊपर 2 लिखा हुआ होता है, एक के ऊपर 3 लिखा हुआ होता है, एक के ऊपर 4 लिखा हुआ होता है, एक के ऊपर 5 और एक के ऊपर 6 लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए आप जितने भी आपके पास ये कितने पॉसिबल, आप अगर किसी भी डाई को थ्रो करेंगे तो उसके अंदर कितने पॉसिबल केसेस होंगे, 6। तो यानी वहां पर आपके पास 6 इवेंट्स हो सकती हैं, और एक्सपेरिमेंट क्या करना, उसको थ्रो करना, वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रायल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आपके पास आता है, इसके अंदर दूसरा हम लेते हैं फेवरेबल केसेस। ठीक है, देखिए फेवरेबल केसेस क्या होते हैं। सपोज आप किसी भी काम को बार बार सेम कंडीशन में कर रहे हैं, या फिर आप कोई ट्रायल बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ट्रायल को होने के लिए जितने भी केस फेवर में होंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, फेवरेबल केस कहेंगे। कैसे कहेंगे, लाइक आपने किसी कॉइन को टॉस किया, तो आपको पता है कि हेड आने की संभावनाएं कितनी होती हैं, एक ही बार, एक कॉइन को टॉस करने में एक ही बार आ सकता है। ठीक है, और टेल भी हमारा क्या हो सकता है, एक ही बार आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या किया, सपोज आपने किसी डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने पर आपके पास कोई भी नंबर, जैसे एक बार थ्रो किया है तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने, जैसे 1 को आने को कौन फेवर करेगा, केवल एक ही नंबर 1 ऐसा है जो 1 को आने को फेवर करेगा। 2 को आने को फेवर करने वाला एक ही नंबर ऐसा है जो 2 को आने का फेवर करेगा। ठीक, अब आपसे ये कहा जाए कि आप किसी डाई को 2 बार थ्रो करिए, या फिर किसी कॉइन को ही आप 2 या 2 से ज्यादा बार टॉस करिए, और कितने ऐसे केसेस होंगे जो आपको हेड मिल जाएगा। तो आपसे ये कहा जाए कि 5 बार हेड आ जाए, 8 में से 6 बार हेड आ जाए, तो आपको देखना होता है कि कितने केसेस उसके फेवर में होते हैं, जो कि इस चीज को क्या करेंगे, एंटेल करेंगे, या फिर क्या करेंगे, फेवर करेंगे। ठीक है, किसी घटना के होने के लिए जितने भी केसेस की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होती हैं कि जो उसको फेवर कर रही होंगी, तो उसको आप क्या कहते हैं, फेवरेबल केसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, टॉस को थ्रो करने पर हेड को आने के लिए भी एक ही केस पॉसिबल है एक बार थ्रो करने में, और टेल के आने के लिए भी एक ही केस पॉसिबल है। जैसे डाई को आपने थ्रो करा, तो आपको ये बताना है कि इवन नंबर आ जाएगा, इस बात के चांस कितने हैं। तो देखिए एक बार जब आप टॉस करते हैं तो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक में 2 4 6, तो यानी 3 केसेस ऐसे हैं जो इवन नंबर आने को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। ठीक है, तो डाई को आपने थ्रो किया, तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इवन नंबर आ जाएगा एक बार थ्रो करने पर, तो इसके कितने फेवरेबल केस होंगे। तो फेवरेबल में अब फेवर कौन कौन कर रहे हैं इस बात का, 1 से लेकर 6 तक के नंबर में 2 4 6, तो 2 4 6 क्या हो जाएंगे, हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ इवेंट्स
the number of events which favors to happening the number of cases लिख लीजिए, the number of cases which favors to happening of a particular event of any random experiment, random का यादृच्छिक, random experiment are called फेवरेबल केसेस। क्या कहलाते हैं ये? फेवरेबल केसेस कहलाते हैं। देखिए बार बार ये डेफिनेशन में ही मैं यूज करूंगा। फेवरेबल केसेस क्या होते हैं? फेवरेबल केसेस तो आपको पहले से ही पता होगा कि फेवरेबल केसेस का मतलब क्या है। जैसे बार बार मैं कहूंगा इवेंट होगा, ट्रायल, ये वर्ड आपके पास बार बार आते रहेंगे, तो पहले से ही आपको बता दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, क्या कहा कि आपने कि जो भी पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, तो पर्टिकुलर किसी इवेंट को होने के लिए जितने भी केसेस फेवर कर रहे हो, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी भी डाई को थ्रो करने पर अगर आप ये चाहते हैं कि इवन नंबर आ जाए, इस बात के चांस कितने, तो कितने इस इवन नंबर को आने के फेवर में है? 2, 4, 6, वो नंबर क्या करेंगे? फेवर करेंगे इवन को आने के लिए। ठीक है, तीसरा आप लिख लीजिए इसके अंदर एक्सहाउस्टिव या टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस, देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर, एक बार परफॉर्म करने पर जितने भी टोटल केस पॉसिबल होते हैं, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार करने पर जितनी भी पॉसिबल संभावनाएं आपके लिए होंगी। जैसे कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो केवल दो ही संभावनाएं होती हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसे ही जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो वहां पर 6 केसेस आपके लिए पॉसिबल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का आना। ठीक है, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है? 6। उन्हीं 6 में से आपको आउटपुट मिलनी है जो भी आएगी। ऐसे ही कॉइन को टॉस करने पर आपको पता है कि दो ही आउटपुट में से आपको मिल सकती है, या तो आपका हेड आता है या फिर आपका टेल आता है। आप कोई कहे कि नहीं सिक्का तो अपनी सरकमफेरेंस पे खड़ा भी हो सकता है, तो देखिए उन कंडीशन को नेग्लेक्ट किया जाता है, उन कंडीशन को आप क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा? द टोटल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment are called exhaustive number of cases। exhaustive number of cases, तो exhaustive number of cases का मतलब क्या हो जाएगा? जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल संभावनाएं संभव हैं। जैसे आपने क्या कहा कि अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो दो ही संभावनाएं पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो ही संभावनाओं के अतिरिक्त और कुछ भी वहां पर नहीं आएगा। जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो वहां पर आपको पता है कि या तो आपका नंबर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर आपका नंबर 6 आएगा। इन्हीं पॉसिबल आउटकम में से ही आपका कोई आंसर होगा। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल होंगे उनको आप एक्सहाउस्टिव नंबर या टोटल नंबर ऑफ केसेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारे पास आती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब टर्म मैं आपको अभी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे मैं इनका भरपूर इस्तेमाल करूंगा बार बार, तो आपको वहां कंफ्यूजन ना होगी तो ये क्या बोल दिया है, ये कहां से आ गया है टर्म, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो आप इन चीजों को देख लीजिए। बेसिक बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देखिए अगर कुछ घटनाएं, दो घटनाएं इस प्रकार से हो रही हैं, दो या दो से ज्यादा घटनाएं, कि उनमें से कोई एक घटना बाकी घटनाओं को होने को रोक दे। जैसे जब आप कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो अगर आपका हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आपने किसी डाई को थ्रो किया तो कोई सा ही एक नंबर आना है ऊपर के वाले फेस पर, ऊपर वाले फेस को ही आप वैलिड मानते हैं, या तो 1 आएगा। अगर 1 आ गया तो यानी 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएंगे। 2 आ गया तो 1, 3, 4, 5, 6 नहीं आएंगे। 3 आ गया तो 1, 2, 4, 5, 6 नहीं आएंगे। तो ऐसी इवेंट जहां पर एक पॉसिबल आउटकम का आना बाकी आने वाली बाकी जितनी भी घटनाएं वहां पर पॉसिबल थी सबको प्रिक्लूड कर दे या स्टॉप्स कर दे, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा? द इवेंट्स, लिखिए द इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली exclusive if happening of
if happening of one event preclude या बोल दीजिए stops happening of other events of that space। अदर इवेंट ऑफ दैट स्पेस का मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आपने सिक्के को टॉस किया तो अगर हेड आ जाएगा तो आपको पता है टेल नहीं आएगा, टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों घटनाएं क्या है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि कॉइन को डाई को थ्रो करते हैं, 1 आ गया तो 2 3 4 5 6 नहीं आएंगे, 2 आ गया तो 1 3 4 5 6 नहीं आएंगे। उसने उन सब घटनाओं को होने को क्या कर दिया है, रोक दिया या प्रिक्लूड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट वाले नंबर पर इक्वली, देख लेते हैं कौन से नंबर तक आपने कर लिया था, 4 तक आ गए थे, 5 पर आते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं। अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सेवरल आउटकम से ही आना है, लेकिन किसी को भी प्रेफरेंस देने का आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। जैसा आपसे कोई ये कहे कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आप श्योरली बता देंगे 100% बिल्कुल कि हेड आएगा या टेल आएगा? अगर आपके पास फेयर कॉइन है, मतलब बायस कॉइन नहीं है, अनबायस कॉइन है, ठीक है, फेयर कॉइन जिसको आप बोल सकते हैं, तो अनबायस अगर कॉइन है तो आप क्या कोई अंदाजा लगा पाएंगे कि इसके अंदर हेड आएगा या टेल आएगा? आपने डाई को थ्रो किया और डाई आपका कैसा है, अनबायस डाई है या फेयर डाई है, तो क्या आप बता पाएंगे श्योरली 100% करेक्ट होकर कि इस पे ऊपर कौन सा नंबर आ जाएगा? आप केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो अगर किसी भी घटना को प्रेफरेंस देने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है तो आप उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली बोलते हैं इवेंट। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इफ द इवेंट्स आर कॉल्ड, द इवेंट्स आर कॉल्ड equally likely if there is not any reason to expect any one in preference। प्रेफरेंस देने का किसी को कोई कारण हमारे पास नहीं है, देयर इज नो रीजन। आपकी कोई सी भी इवेंट आ सकती है, आप किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कॉइन को टॉस करते तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टाई को आपने थ्रो किया तो कोई सा भी नंबर आ सकता है। देयर इज नो एनी रीजन टू गिव प्रेफरेंस टू एनी इवेंट। ठीक है, तो इवेंट्स क्या कहलाती हैं, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपके पास घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से कि जैसे 2 घटनाएं या 2 से ज्यादा घटनाएं इस प्रकार से हो रही हैं कि एक के होने का दूसरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। और अगर फर्क पड़ता है तो डिपेंडेंट, अदरवाइज क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट। अब कैसे फर्क पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया कि सपोज दैट आपने प्लेइंग कार्ड्स लिए हुए हैं। आज आपको ये भी चीजें बताई जाएंगी प्लेइंग कार्ड्स में कौन कौन से, किस प्रकार के आपके पास सूट्स होते हैं, किस प्रकार के आपके पास क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं, सबके बारे में ही बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए आपसे ये कहा जाए कि जो आपके पास एक पैक ऑफ कार्ड्स आपको दिया गया, 52 कार्ड्स होते हैं, सभी को पता होगा, नहीं पता तो अभी हम बता भी देंगे। तो 52 कार्ड्स आपके पास हैं, तो 52 कार्ड्स में तो ये कहा गया कि कोई एक कार्ड निकालिए और उसको देखिए और उस नंबर के कार्ड को आप क्या कर दीजिए, कार्ड की जो आपका पैक है उसके अंदर वापस रख दीजिए। और इसके बाद कहा जाए कि फिर से आपने सफलिंग की, फिर से कहा गया एक कार्ड दूसरा निकालिए। तो अगर कार्ड को आपने वापस अंदर रख दिया है, ठीक है, उसी पैक ऑफ कार्ड में वापस रख दिया है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला जो कार्ड आएगा उसका इस बात पर कोई फर्क नहीं होगा कि पहले कौन सा कार्ड आया था। ठीक है, तो यानी वहां पर क्या होगा कि दोनों घटनाएं कैसी हैं, आपस में इंडिपेंडेंट हैं, समझने के लिए बिल्कुल। अब अगर ऐसा हो जाए कि आपसे कहा जाए कि एक वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड आपको दे रखा है, अच्छे से मिक्स किया हुआ, एक कार्ड को निकालिए और उस कार्ड को निकालकर बाहर रख दीजिए।
अब आपके हाथ में कितने कार्ड बचे? 51। फिर से आपके सामने वाले ने क्या कहा आपसे कि इसको फिर से सफल करिए, फिर दूसरा कार्ड निकालिए। तो आपको ये पता है जो कार्ड एक बार आ चुका है, क्योंकि उसके अंदर कोई सा भी कार्ड रिपीट नहीं होता है, सेम काइंड का पत्ता नहीं होता है, तो आपको ये पता है कि वो कार्ड तो अब आएगा ही नहीं जो ऑलरेडी पहले आ चुका है। तो दूसरे कार्ड का आना पहले वाले कार्ड के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड। जैसे सपोज आपका हुकुम का इक्का, जिसको आप एस ऑफ स्पेड बोलते हो, तो एस ऑफ स्पेड अगर आ गया, तो जब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट टाइम आपको कार्ड निकालना है, तो वहां पर अगर आपने उसको रिटर्न नहीं किया है पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर, तो क्या होगा? फिर आपको पता होगा कि नेक्स्ट वाला जो आपका कार्ड आएगा वो एस ऑफ स्पेड तो आ ही नहीं सकता है, उसके अलावा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो यानी क्या हो गई? घटनाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई। ठीक है, ये बात है। तो आप लिखेंगे द इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट if there is no effect of happening of one event on others, otherwise the events are called डिपेंडेंट इवेंट। यहां पर लिख लीजिए इंडिपेंडेंट। इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट if there is no effect of happening of one event on the other events, otherwise the events are called dependent event। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि आपने पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड लिया, देखा और वापस रख दिया, तो यानी नेक्स्ट वाला जो कार्ड आएगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इवेंट क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट। अगर आपने कार्ड को निकालकर बाहर रख दिया, तो फिर आपके पास जो बाकी जो दूसरे नंबर पर या बाद में जो कार्ड आएंगे वो पहले वाले कार्ड के ऊपर क्या हो जाएंगे? डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो पता है कि वो वाला कार्ड तो उसके अंदर आना ही नहीं। ठीक है, तो देखिए ये बात थी कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स की। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, समझ लीजिए डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी का देखिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट रहेगा, हर जगह वही कंसेप्ट यूज होगा, लेकिन उसको फाइंड आउट करने के आपके मेथड अलग अलग होंगे, आपके लिए अलग अलग कंडीशंस दी हुई होंगी फाइंड आउट करने की, लेकिन एक फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, वो आप देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको आप स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ या एक्सहाउस्टिव केसेस या एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस, एक्सहाउस्टिव या ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ केसेस। देख लीजिए, अब जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखवाई है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि फेवरेबल केसेस क्या है। तो मतलब फेवरेबल केसेस आप जानते हैं जो कि किसी इवेंट को होने के लिए उसके फेवर में है। जैसे मैंने क्या कहा था कि अगर किसी आपने डाई को थ्रो किया, तो एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं? जितनी पॉसिबल आउटकम संभव होती हैं। तो आपने पता है कि अगर आप कोई डाई लेते हैं तो आपको वहां पता है कि एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या है? 6 है। क्यों? क्योंकि 6 में से ही कोई आंसर आना है। ठीक है, 6 में से ही कोई सी आउटकम आनी है। लेकिन अगर आपने ये कहा कि इवन नंबर आ जाए एक बार के थ्रो करने पर, तो देखिए इस बात का मतलब क्या है कि इसको कितने ऐसे केस होंगे 6 में से जो फेवर करेंगे कि इवन नंबर आ जाए? देखिए 2, 4 और 6, 3 हमारे पास ऐसे नंबर है जो इस बात का फेवर करेंगे कि हमारा क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए। ठीक है, तो 2, 4, 6। ठीक है, तो आपकी इसका मतलब क्या हो गया? आपके फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 3 हो गए हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 हो गए। देखिए प्रोबेबिलिटी की फंडामेंटल डेफिनेशन बात तक बनी रहेगी, कंडीशंस अलग अलग होंगी, निकालने के तरीके अलग अलग होंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस भी होंगे, बट आपको क्या करना है? देखिए कि इसी फंडामेंटल कंसेप्ट का आपको यूज करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन एक्सहाउस्टिव या टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है,
ऐसे ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई। देखिए, अगर किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी p है तो ना होने को जनरली q से डिनोट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है QE, और वो क्या कहलाती है 1 माइनस PE। इसका मतलब PE प्लस QE इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। ये भी एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। अगर किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी PE है तो ना होने की 1 माइनस PE है, ठीक है। या आप ऐसे जनरली बोल देते हैं PE प्लस QE इक्वल टू 1, या जनरली ऐसे ही बोल देते हैं कि P प्लस Q इक्वल टू 1। एक बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा उसका आंसर कभी निगेटिव में नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच की ही आपको कोई वैल्यू मिलेगी, 0 और 1 या 0 और 1 के बीच की ही कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक हमारे पास आती है श्योर इवेंट या कंफर्म इवेंट। देखिए, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो वो इवेंट क्या कहलाती है, श्योर इवेंट कहलाती है। तो आप लिखेंगे एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर या कंफर्म इवेंट इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो घटना क्या कहलाती है, श्योर इवेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, श्योर इवेंट या कंफर्म इवेंट कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट के लिए PE इक्वल टू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। एक आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, इफ PE इक्वल टू 0। अगर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो घटना क्या कहलाती है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है, वो पॉसिबल ही नहीं होती है। कैसे, जैसे आपसे कोई पूछने लगे कि किसी साल के अंदर 367 दिन हो जाएंगे, इस बात की संभावनाएं कितनी है, तो 0 है। आपसे कोई पूछने लगे कि 27th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, तो मतलब कौन सा होगा, तो इस बात 7th नंबर का 27 पर होता ही नहीं है कोई से, तो वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे इसका मतलब PE इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ रही है तो वो घटना क्या है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो वो सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट या कंफर्म इवेंट हमारी कहलाती है, ठीक है। देखिए, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने बेसिक चीजें डिस्कशन की। अब देखिए कुछ इसके अंदर हमारे पास और टर्म्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं एज, तो एज के अंदर हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम होती है, जनरली 3 चीजों पे ही ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एज के अंदर आप जानते हैं कौन कौन सी पॉसिबल आउटकम है, समझ लीजिए। देखिए पॉसिबल आउटकम समझ लेते हैं, तो कौन कौन सी होती है हमारे पास, हेड या टेल आपको मिलता है, ठीक है। ऐसे ही जब आप किसकी डाई की बात करते हैं, किसी पासे की बात करते हैं, तो देखिए वहां पॉसिबल इवेंट्स क्या है वो समझ लीजिए, पॉसिबल इवेंट्स। तो पॉसिबल इवेंट्स क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई सा नंबर आपका आता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं कार्ड्स की, कार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए जब आप कार्ड की बात आप करते हैं तो देखिए कार्ड के अंदर आपका क्या होता है, कुछ सूट्स कहलाते हैं। देखिए जो आपके कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं टोटल कार्ड्स, इस तरीके से लिख लीजिए, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं, ठीक है, जो कि 4 सूट्स में बटे हुए होते हैं। कौन कौन से वो सूट्स होते हैं वो देख लीजिए, आप लोगों ने कुछ खेले भी होंगे तो आपको पता भी होगा। एक होता है हमारे पास स्पेड, ये हमारे पास स्पेड होता है। एक हमारे पास क्या होता है, डायमंड होता है, या फिर पहले ब्लैक वाले एक साथ लिख लीजिए, इसके साथ क्लब होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए डायमंड होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। हर एक के अंदर देखिए 4 सूट्स होते हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, 4 सूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सूट्स। ये क्या कहलाते हैं, सूट्स, SUIT। कितने सूट्स हैं हमारे पास, 4 सूट्स कहलाते हैं। कितने सूट्स कहलाते हैं, 4। देखिए कौन कौन से हो गए, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है। तो देखिए स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट 4 सूट हो गए। हर एक के अंदर कितने कितने कार्ड्स हैं, 13
13 और 13, 1 से लेकर 13 नंबर तक के पत्ते आपके पास होते हैं। तो 52 को आपने 4 जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए ये वाले जो आपके स्पेड और क्लब कहलाते हैं, तो स्पेड और क्लब क्या होते हैं, हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कलर से बनाए हुए होते हैं। डायमंड और हर्ट क्या होता है आपके पास, ये क्या होते हैं आपके पास, ये रेड कलर के आपके पास कार्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा सा इनकी शेप को भी आपके लिए बना देते हैं, किस तरीके की शेप में आपको मिलते हैं। देखिए ये इस टाइप की इनकी शेप है। देखिए डायमंड बना हुआ होता है, कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है डायमंड। हार्ट होता है वो हार्ट शेप इस टाइप की शेप में बना हुआ होता है। जो क्लब आपका होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ब्लैक तो जिनकी ऑलरेडी बोर्ड है तो ब्लैक तो हम उस पर नहीं दिखा पाएंगे, तो इस तरीके से हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ मिलते जुलते शेड में। तरीके से आप ले लीजिए, सपोज यहाँ से डार्क शेड उठा लेते हैं ये। तो देखिए ये आपने लिया स्पेड। स्पेड क्या होता है, देखिए इस तरीके का होता है हमारे पास ये। होपफुली आप लोगों को विजिबल होगा, अगर ये कलर कम विजिबल है तो दूसरा हम ले सकते हैं। ये वाला एक कलर ले लीजिए। इस तरीके का होता है जो स्पेड होता है हमारे पास ये स्पेड होता है इस तरीके से, हार्ट में थोड़ा सा इस टाइप का जुड़ा हुआ, ठीक है। क्लब जो होता है वो इस प्रकार का होता है हमारे पास जिसको चिड़िया बोल दिया जाता था हिंदी में, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि 13 13 13 ये आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से 13 13 हर एक स्वीट्स के अंदर कार्ड है। और कहां से कहां तक हर एक स्वीट्स के अंदर, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। देखिए 13 नंबर तक के कार्ड हर एक स्वीट्स के अंदर। अब देखिए कुछ कार्ड के स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसे 1 नंबर वाले को आप क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस। जो आपके पास देखिए, इससे पहले ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए ये जो 13 13 हैं ये क्या कहलाते हैं, ब्लैक कार्ड। इनको आप क्या बोलते हैं, ब्लैक कार्ड। कितने हो गए ब्लैक कार्ड्स हमारे पास, कितने हो गए, 26 हो गए। ऐसे ही जो हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं, तो रेड कार्ड्स भी कितने हो गए हमारे पास, ये रेड कार्ड भी कितने हो गए, 13 प्लस 13 वो भी कितने हो गए हैं, 26, ठीक है। तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ही क्या होते हैं आपके पास, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 52 हो गए। इस तरीके से कैटेगराइज किया, 4 सूट्स में कर लिया, 1 से लेकर 13 तक के नंबर होंगे। अब देखिए कुछ कार्ड के स्पेसिफिक कुछ नाम होते हैं, कैसे, देखिए 1 नंबर वाले को क्या कहा जाता है, 1 नंबर वाले का नाम होता है एस होता है, इसको इक्का आप बोल देते हैं, ठीक है। जो 11 नंबर वाला कार्ड होता है उसको आप क्या बोल देते हैं, आप जैक बोल देते हैं, ठीक है, जिसको गुलाम बोल दिया जाता है। जो तीसरा आता है आपके पास ये 1 नंबर, ये 11 नंबर वाला कार्ड हो गया, 11 नंबर वाला कार्ड को आप क्या बोल देते हैं, जैक बोल देते हैं। 11 जिसके ऊपर होता है उसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पर इसको कहा जाता है जैक बोल दिया जाता है। आपके पास जो 12 नंबर का कार्ड है उसको आप क्या बोल देते हैं, क्वीन बोल देते हैं। क्या कहा जाता है, क्वीन। और 13 नंबर के कार्ड को क्या कहा जाता है, किंग कहा जाता है, ठीक है। 1 से 10 तक वाले क्या कहला, ये 2 से लेकर 10 तक वाले ऑर्डिनरी कार्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 2 से लेकर 10 तक वाले, इस तरीके से कह देंगे। 2 से लेकर 3 कहां तक, 10 तक, ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनरी कार्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनरी कार्ड्स। तो देखिए कुछ कार्ड्स के कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, जैसा कि मैंने लिखे हुए हैं। कैसे लिखा कि 1 नंबर वाले को आप क्या बोलते हैं, एस बोल देते हैं, इसको इक्का बोल दिया जाता है। 11 नंबर का कार्ड क्या कहलाता है, जैक कहलाता है। 12 नंबर का क्वीन कहलाता है। 13 नंबर का क्या कहलाता है, किंग कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एस भी 4 होते हैं, किंग भी 4 होते हैं। हर एक, देखिए हर एक सूट के अंदर 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक के कार्ड होंगे। तो आपको पता है कि एस भी आपके पास कितने होंगे, 4, किंग भी आपके पास 4, क्वीन भी आपके पास 4। 12 नंबर वाले को क्वीन बोलते हैं और 13 नंबर वाले को किंग कह दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कार्ड्स का डिवाइडेशन होता है, क्योंकि इसकी भी हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो 52 कार्ड 4 स्वीट्स में डिवाइड। 2 स्वीट्स के नाम ये ब्लैक कार्ड्स कहलाते हैं। इसके अंदर स्पेड और क्लब होता है। इसके अंदर जो रेड कार्ड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, रेड कार्ड के अंदर क्या होता है, डायमंड और हार्ट होता है, ठीक है। 13 13 ये हो गए। तो 13 आपके पास रेड कार्ड, 13 आपके पास ब्लैक कार्ड। इन कार्ड में भी 1 नंबर वाले का एक नाम होता है स्पेसिफिक, जिसको एस बोल दिया जाता है। 11 नंबर वाले का आपने स्पेसिफिक नाम दिया, उसको जैक बोल दिया जाता है। 12 नंबर वाले को क्या बोल दिया जाता है, क्वीन बोल दिया जाता है। और 13 नंबर वाले को आप लोग क्या बोल देते हैं, किंग आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको बताने का पूरा प्रयास किया गया, और भी चीजें जैसे बीच में आती रहेंगी तो वो भी आपको बताया जाता रहेगा। अब देखिए इसके अंदर, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर आती है
कि हमारे पास जो ये एडिशनल और मल्टीप्लिकेटिव क्या होती हैं थ्योरम, या एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी उनको भी। सबसे पहले लिखेंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए इसमें क्या कहा गया, आपने ये कहा इफ वी हैव A and B mutually exclusive, not mutually exclusive event, ठीक है, not mutually exclusive event। देखिए हमारे पास कुछ इवेंट दे रखे हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक इवेंट ए है और एक इवेंट क्या है, बी है, ए एंड बी। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। देखिए अब ये वर्ड आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पहले ही बताया गया था। इसलिए ऐसी घटनाएं जो कि एक घटना का होना दूसरी घटना को होने से नहीं रोक रहा है। ठीक है, अगर रोकता है तो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाती हैं। तो देखिए अगर घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो देखिए, तो आप लिखेंगे देन द probability of happening of event A या B or both is given by P A union B equal to P A plus P B माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये क्या कहलाता है, हमारे पास पहली फॉर्म कहलाती है किसकी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की। तो आपने क्या लिया, दो घटनाएं इस प्रकार से ली हुई हैं जो कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक अगर हो रही है तो वो दूसरी को होने से नहीं रोक रही है। पहली भी हो सकती है दूसरी भी हो सकती है। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सी होती है, जब एक का होना दूसरी के होने को रोक दे। जैसे अगर आपने सिक्के को एक बार टॉस किया तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया हेड नहीं आएगा। ऐसे ही आपने अगर डाई को थ्रो किया है तो जो भी नंबर ऊपर आ जाएगा वो बाकी 5 नंबर के आने की संभावना को खत्म कर देगा। ठीक है, तो वही बातें, ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर आपको दे रखी है, कहा गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यानी ए और बी, ए हो जाए या बी हो जाए इस बात के चांस, या दोनों हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, पी ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी, ये आपके पास होता है। ठीक है, दूसरी फॉर्म में इसे कैसे कहा जाता है, इफ, दूसरी फॉर्म इसे कही जाती है P1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P2 P3 डॉट डॉट Pn आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ happening either one of these events is given by इस तरीके से आप लिख सकते हैं PE, यहां पर ना लिखकर यहां लिख देंगे, आगे लिख सकते हैं PE इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 P। अब देखिए अगर आपकी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एन इवेंट्स दे रखी हैं, तो उनमें से कोई सी भी एक घटना का होने के चांस, आइदर वन ऑफ देम, किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ वन, P1 P2 P3 P। ठीक है, तो देखिए आपने देखिए एडिशन थ्योरम को दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपकी घटनाएं क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने का मतलब एक का होना दूसरी को प्रभावित नहीं कर रहा है, रोक नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो दोनों घटनाओं में से या तो ए या बी या दोनों के होने की संभावनाओं को आप कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अब अगर घटनाएं आपके पास म्यूचुअली इवेंट्स है, P1 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन द P2 आर प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये आपको दे रखी हैं। तो ये क्या है, इनमें से किसी एक, हैपनिंग ऑफ आइदर वन ऑफ देम, किसी एक के, चाहे वो P2 के हो चाहे P3 के हो चाहे किसी की भी हो,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आप किससे डिनोट करते हैं, उन सब प्रोबेबिलिटी का आप क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, पहली प्रोबेबिलिटी का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, तो किसी भी एक घटना का होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाती है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव जब आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी अभी शायद थोड़ा समझने में कम आता है जब आप लिखते हैं, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ज्यादा अच्छे से आता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब देखिए क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें ये कहा गया, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स then the probability of happening both the events is given by PAB equal to PA multiplied by PB। देखिए अगर हमारे पास क्या है, देखिए कि कुछ एक या दो इस प्रकार से इवेंट दे रखी हैं जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, मतलब क्या है कि एक का होने का दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इंडिपेंडेंट जब आपको बताया गया था, बट देखिए ये सब इन डेफिनेशंस में यूज हो रहे हैं, थ्योरम्स में यूज हो रहे हैं, तो पहले ही आपको बता दी गई थी इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला, उसका नंबर देखा या उसको देखा और वापस रख दिया, नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा निकाला तो उसको कोई फर्क नहीं है कि पहला कार्ड कौन सा आया था, तो घटनाएं क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अगर आपकी ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि दोनों ही घटनाओं के हो जाएगी, पहली भी हो जाए और दूसरी भी हो जाए, पहली भी हो जाए एंड दूसरी भी। तो इस बात को आप किससे डिनोट कर सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए इंटू बी, दोनों ही घटना को होने की प्रोबेबिलिटी, ये भी एंड ये भी, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ कहलाता है। देखिए एक बात को ध्यान रखें, जहां पर इस बात का साइंस आएगा कि ये भी घटना होनी चाहिए एंड ये भी एंड ये भी एंड ये भी, तो वहां पर मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज हो। जहां पर ये भी सेंस आएगा कि या तो ये वाली होगी या ये वाली या ये वाली या ये वाली, जहां पर या वाला सेंस आएगा मतलब और वाला सेंस आएगा कि मतलब या तो ये वाली या ये वाली, तो वहां पर क्या होगा, प्लस का साइन यूज होगा। देखिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के माइंड में, पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो प्लस के साइन और मल्टीप्लिकेशन के साइन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके लिए कंफ्यूजन बिल्कुल अभी दूर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा सेंस आता है कि ये भी घटना हो जाए एंड ये वाली भी हो जाए एंड ये वाली भी एंड ये वाली भी, तो उसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जैसे आपको ऐसा सेंस आ रहा है आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कि या तो ये वाली घटना या ये वाली या ये वाली या ये वाली, तो प्लस, और ये वाली कि ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए, तो मल्टीप्लाई। अब देखिए ये जितनी बातें अभी तक आपने की है, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को पूरा पढ़ा है, जिसके अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी वो आपको पहले ही बता दी गई थी, इसलिए। तो देखिए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए मैथ का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपकी समझ में अगर 20% भी आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो देखिए बेसिकली आपका एग्जाम में मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, तो वो भी आपको बता दी गई हैं। तो मैथ के अंदर डेफिनेशन पढ़ने के बाद जब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ नहीं करते हैं तब तक आपको बहुत ज्यादा आइडिया क्लियर नहीं होता है। अब देखिए आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इक्वली लाइकली, फेवरेबल केसेस, एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस, और कहीं ना कहीं सबका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट में भी यूज भी किया है। तो आप देखिए इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इनके ऊपर, जिससे आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज। देखिए क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग, पहले पार्ट में क्या कहा गया, 5, दूसरे पार्ट में क्या कहा गया, एन इवन नंबर विद एन ऑर्डिनरी 6 फेस डाई। कोई 6 फेस वाला डाई है, ऑर्डिनरी डाई कहने का मतलब वही होता है। पहले पार्ट में क्या कहा गया, आपने उसको अगर थ्रो किया तो 5 मिल जाएगा, इस बात के चांस कितने हैं। दूसरे में क्या कहा गया, एन इवन नंबर मिल जाएगा, इस बात के चांस कितने हैं। देखिए अभी अभी बिल्कुल जब आपने ये शुरू किया था तो आपको बताया गया था, देखिए हम जानते हैं वी नो probability of happening of an event E। देखिए फंडामेंटल कंसेप्ट अभी भी लिखा था, पीई जिसको बोलते हैं क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस, तो देखिए
यही फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसी को आप अलग अलग कंडीशन में बताते रहेंगे, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यही रहेगी, थ्योरी यही रहेगी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, उसके अंदर कितनी मैक्सिमम पॉसिबल संभावनाएं हैं, जिसको आपने क्या कहा था, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल संभव उसके आंसर हो सकते हैं, तो उन सभी पॉसिबल आंसर्स को आप क्या बोलते हैं, एक्सहाउस्टिव इवेंट। तो अभी भी देखिए बताया भी गया था, अगर आप किसी डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास 6 केसेस पॉसिबल होते हैं, तो या तो आपका ऊपर वाले फेस पर 1 आएगा, उसी को आप वैलिड मानते हैं, या फिर आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो आपको कहते हैं इन थ्रोइंग ए डाई, इन थ्रोइंग ए डाई वी हैव 6 एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस, एक्सहाउस्टिव या टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस का मतलब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल आपकी क्या हो सकती हैं, आउटकम मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर ऑफ 6 एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस, वो क्या है, 1 2 3 4 5 और, ठीक है, क्या आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल संभावना है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस। अब देखिए पहले पार्ट में क्या कहा गया कि आपको 5 मिल जाए, तो अब देखिए 5 नंबर आ जाएगा, तो इस बात का फेवर कौन कर रहा है, एक ही कर रहा है ना, एक ही नंबर, वो नंबर कौन सा है, 5। जब आप एक बार डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 5 आ जाए, तो इस चीज को फेवर कौन कर रहा है, एक नंबर 5 ही इस बात को फेवर कर रहा है, तो यहां पर आप लिखेंगे फेवरेबल केसेस, फेवरेबल फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग 5 फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बोल दीजिए, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऑफ गेटिंग, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऑफ गेटिंग 5। वो कितना है, एक ही केस है जो 5 को आने को आपको क्या कहेगा, फेवर कहेगा, 5 ही नंबर एक ऐसा नंबर है। तो देखिए आपने ये लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या लिख दिया, 5 कितनी हो जाएगी, देखिए एक फेवरेबल केसेस हैं और 6 क्या है आपके पास, ये कितने हैं आपके पास, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस, जिनको आप क्या बोलते हो, एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सहाउस्टिव केसेस कितने थे, 6, जो कि नीचे आते हैं, फेवरेबल में एक था, उसको 1 से डिनोट कर। बार बार का प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन का आंसर 0 और 1 के ही बीच की वैल्यू आई, कभी निगेटिव नहीं आएगा और 1 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब देखिए आपके पास एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस तो 6 ही है किसी डाई को थ्रो करने पर, लेकिन कितने ऐसे नंबर हैं जो इस बात का फेवर करेंगे कि इवन नंबर आ जाए। तो देखिए आपके पास 1 से लेकर 6 तक 3 इवन नंबर होते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। तो कोई एक इवन नंबर आपको मिल जाएगा, इस बात के फेवर में कौन कौन से केसेस होंगे, या तो 2 मिल जाए, या 4 मिल जाए, या 6 मिल जाए। तो कितने केसेस बने आपके पास, 3 केसेस बने। तो यहां पर आपके फेवरेबल केसेस 3 है और एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केस तो 6 ही है, तो आप लिखेंगे सो द प्रोबेबिलिटी, शुरू के क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी भी लिखेंगे, बाद में थ्योरी को कम करते चले जाएंगे जब आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल्स टू वही P इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस अपॉन एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो ये कितनी हो गई है, 1/2 आपके पास, ठीक है। एग्जाम में भी आप पॉइंटों में ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें, फ्रैक्शन में भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, बस एक आइडिया ले लें कि आपका आंसर 1 से ज्यादा तो नहीं आता। देखिए क्या कहा आपने कि कितने ऐसे नंबर हैं जो फेवर में थे इवन नंबर आने के एक बार डाई को थ्रो करने पर, 2 4 और 6। तो 3 नंबर ऐसे थे जो इस बात का फेवर करेंगे कि आपका जो नंबर आ जाए या जो आपका आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, इवन नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो केसेस कौन कौन से थे, 2 4 और 6, ठीक है। तो 3 फेवरेबल केसेस थे, ऊपर लिखे जाएंगे। एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस अगेन 6 ही थे, क्योंकि 6 में से ही कोई सा आउटकम आपकी आएगी एक बार डाई को थ्रो करने पर, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 1/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बेसिक फंडामेंटल चीजें चल रही हैं तो काफी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 9 विद 2 डाइस। अगर आप 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, सम 9 आ जाए, इस बात के चांस कितने हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब आप किसी डाई को थ्रो करते हैं, एक बार कर रहे हैं तो 6 आपके पास क्या है, एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस हैं। अगर 2 बार कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर, 3 बार कर रहे हैं तो 6 का क्यूब। वैसे ही अगर एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो केसेस 6 हैं,
2 डाई को थ्रो करेंगे 6 का स्क्वायर, और 3 डाई को थ्रो करेंगे 6 की पावर 2, n डाई को थ्रो करेंगे 6 की पावर n, आपके पास क्या बन जाएंगे, एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस, एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस इन थ्रोइंग 2 डाइस। देखिए ये जो डाइस वर्ड है, डाइस कुछ और नहीं है, डाई का ही एक प्लूरल है और कुछ नहीं है। सिंगल डाई है मतलब एक ही आपके पास पाशा है तो वो डाई कहलाता है, जब बहुत सारे हो जाते हैं तो डाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने केसेस बन जाएंगे, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो 36 कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप करेंगे अलग अलग कंडीशन देंगे, बहुत ज्यादा कंडीशन भी देंगे, कभी जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो बहुत सारी कंडीशन देंगे, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट यही रहेगा कि किस तरीके से आप टोटल नंबर या फेवरेबल या टोटल नंबर या एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरीके से आप फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस को फाइंड आउट करेंगे, यही पूरी प्रोबेबिलिटी में आपको करना है। ठीक है, तो देखिए पहला काम क्या था कि फेवरेबल केसेस से पहले भी क्या है कि एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने, तो वो क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे पास 36, 2 डाई को थ्रो करने पर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया कि 9 हमें सम मिल जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 9 विद 2 डाइस। अब देखिए 9 बेस्ट तो आएगा नहीं, लेकिन 9 का आने के लिए फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं देख लीजिए। फेवरेबल केसेस ऑफ थ्रोइंग 9 विद 2 डाइस। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 9 किसी एक के ऊपर, 9 तो उसके ऊपर नंबर ही नहीं होता है, लेकिन देखिए 9 के आने के लिए फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। देखिए 6 3 मिल जाए, पहले पर 6 मिल जाए दूसरे पर 3, या ऐसा हो जाए पहले पर 3 दूसरे पर 6 मिल जाए, या एक पर 5 मिल जाए, एक पर 4 मिल जाए, एक पर 4 मिल जाए और एक पर क्या मिल जाए 5 मिल जाए। तो देखिए ये जो नंबर आप ले रहे हैं सबके सम क्या बन रहे हैं 9 बन रहे हैं। ठीक है, या तो आपके पास क्या आ गया 5 और 4 मिल जाए, यानी पहले वाले डाई पर 5 मिल जाए और दूसरे वाले डाई पर, जब आप एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो आपको 9 सम चाहिए। अगर आपने रिक्वायर्ड नंबर ये कह दिया कि भाई हम 2 डाई वाला गेम खेल रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि 9 हमें सम लाना है, तो 9 सम आने के लिए कौन कौन से केस फेवर करेंगे कि पहले पर या तो 6 आ जाए दूसरे पर 3, या पहले पर 3 दूसरे पर 6, या तो पहले पर 5 आए दूसरे पर 4, या पहले पर 4 दूसरे पर 5। अगर कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे सपोज 10 अगर रिक्वायर्ड हो जाए तो 5 तो 5 नंबर को 2 बार आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले पर 5 दूसरे पर 5 उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, वो एक ही बार लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए हमारे पास केसेस हैं जहां से आपको 9 मिल सकता है, इसके अदर और कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है जहां से आपको 9 मिल जाए। या तो 6 3 की है, आपने क्या कहा 6 3 मिल जाए, 3 6 मिल जाए, 5 4 मिल जाए, 4 5 मिल जाए। ठीक है, यही वो केसेस हैं जो आपको क्या दे सकते हैं, आपके नंबर्स का सम 9 दे सकते हैं। आप देखिए छोटा सा लिख के भी देख सकते हैं, देखिए ये पहला डाई, ये दूसरा डाई, ये तीसरा डाई, इस तरीके से आप लिख रहे हैं, ये 4 4 हो गया, ये 5 5 और ये 6 6। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए कहाँ कौन कौन से नंबर आपको क्या दे सकते हैं, सम आपको 9 दे सकते हैं। तो आपको पता है, देखिए एक तो ये वाला पेयर आपको दे सकता है 4 5 वाला, इसको आप ऐसे भी लिख लें या कैसे भी लिख लें। ठीक है, एक आपको 6 3 वाला नंबर आपको 9 दे सकता है, बाकी और कोई ऐसा पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल नहीं है 2 डाई को थ्रो करने पर जो कि आपको सम 9 दिला दे। ठीक है, तो आपने देखा, तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो गए। ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस में हमारे पास ये केस आए 4, तो कितने बने टोटल मिलाकर 4 मिल गए। ठीक है, तो आप लिख लीजिए सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 विद 2 डाइस कितनी हो जाएगी, वही हमारे पास एक फॉर्मूला है फेवरेबल केसेस, बार बार लिख रहा हूं जिससे आपकी याद हो जाए, फेवरेबल केसेस अपॉन एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस, एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो देखिए कितने मिले, 4 केसेस फेवर में थे और टोटल केस कितने थे 36 थे, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 1/9 आपके पास। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बाद में बड़े की तरफ बढ़ेंगे। एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 10 व्हाइट बॉल। इसी थैले के अंदर 10 क्या है ब्लैक बॉल्स हैं एंड 10 क्या है व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, कि इस बात के चांस कितने हैं कि अगर क्या निकाली जाए 2 बॉल वहां से निकाली जाए तो वो दोनों ही क्या आ जाए सेम कलर की आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए सेम कलर। देखिए आप जब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो देखिए एक आपने कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट और पढ़ा होगा जिसको एनसीआर से डिनोट करते थे। एनसीआर इसका मतलब क्या है, एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ
क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने आर को लेकर कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो एनसीआर को डिनोट करते थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। लेकिन देखिए एग्जाम में आप ऐसा तो नहीं कि फैक्टोरियल का नोटेशन का यूज करके इतना बड़ा काम करेंगे, डायरेक्ट आपके पास एक कैलकुलेटर होता है, इस कैलकुलेटर में फैक्टोरियल फंक्शन होता है, आप देख सकते हैं इजिली। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई वाले साइन के ऊपर एनपीआर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो वो तो आपको परम्यूटेशन देता है। और जो आपका डिवीजन वाला साइन है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एनसीआर। तो वहां पर आप ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल का नंबर निकाल रहे हैं और एक बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये काम तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर से करना है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब है एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आर को लेते हुए आप कितने कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए आगे क्रिकेट की बातें बड़ी होती हैं, कैसे आपके पास क्या होता है, जनरली जब आप किसी टीम को देखते हैं तो उसके अंदर 11 प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन क्या केवल 11 प्लेयर ही खेलने जाते हैं, 11 प्लेयर का कभी स्क्वाड नहीं जाता, या तो 14 प्लेयर या 16 प्लेयर का जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, या हो सकता है कोई प्लेयर अनअवेलेबल हो जाए किसी कंडीशन की वजह से। तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आप केवल 11 ही प्लेयर पूरे लेकर जा रहे हैं, वहां पर क्या होता है 16 प्लेयर या 14 प्लेयर का आप स्क्वाड लेके जाते हैं, उससे ज्यादा का भी होता है कहीं परमिसिबल। तो 16 प्लेयर का अगर स्क्वाड आपके पास है तो उन 16 में से 11 को आपको खिलाना है, क्या खिलाना है, 11 को। अब उन 16 में से 11 के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एनसीआर से डिनोट करते हैं। तो एनसीआर मतलब नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इस कंसेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, इसका कारण ये है कि आपके पास देखिए 10 बॉल्स आपके पास कैसी हैं, ब्लैक है, और 10 बॉल्स क्या है, व्हाइट है। इन 20 बॉल्स में से आपको 2 बॉल निकालनी है। तो देखिए फेवरेबल केसेस से पहले जो आपके एक्सहाउस्टिव केसेस निकलेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 20C2 क्यों, 10 ब्लैक है और 10 क्या है हमारे पास, व्हाइट है। दोनों को जोड़कर कितने मिला, 20, और 20 में से 2 आनी है, तो ये तो क्या हो गए, जितनी पॉसिबल इवेंट हो सकती है 20C2, 20 में से 2 को लेते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 20C2। अब देखिए क्या कहा गया कि दोनों ही क्या हो जाएं, सेम कलर की हो जाएं। तो देखिए सेम कलर में क्या होगा, या तो दोनों व्हाइट आएंगी या दोनों ब्लैक आएंगी। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर या वाला सेंस आ रहा है। अब अगर दोनों व्हाइट आ गई तो आपको पता है ब्लैक नहीं आएंगी, और दोनों ब्लैक आ गई तो क्या हो जाएगा, व्हाइट नहीं आएंगी। तो घटनाएं कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। देखिए जो मैंने टर्म्स यूज किए थे जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्यों है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का इसलिए है क्योंकि अगर 2 व्हाइट बॉल आ गई तो वो ब्लैक नहीं आएंगी, और अगर ब्लैक आ गई तो व्हाइट नहीं आएगी, मतलब ब्लैक का आना व्हाइट को रोक देगा, व्हाइट का आना ब्लैक को रोक देगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी हैव टोटल 10 + 10 = 20 बॉल्स। तो आप लिखेंगे हेयर exhaustive number of cases, exhaustive number of cases of drawing 2 balls out of 10 balls। तो देखिए 2 बॉल 10 बॉल में से निकालनी है तो कितने बन जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10C2। जैसे मैंने अभी क्या कहा कि 16 में से कोई से 11 खिलाने हैं, तो कितने पॉसिबल केसेस हो जाएंगे, 16C11। तो 16C11 में से कितनी स्क्वाड को आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, 16C11 को, ठीक है। अब देखिए 10 में से कोई सी 2 बॉल निकालनी है, वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, कोई से भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि भाई इस वाली ये वाली व्हाइट आ गई, ये वाली रेड आ गई। अगर आपने 10-10 उन्हें नंबर भी दिए हुए हैं सपोज बॉल्स को, तो क्या होगा, पहले नंबर की सपोज ब्लैक आ गई, 10वें नंबर की व्हाइट आ गई, 5वें नंबर की ब्लैक, चौथे नंबर की व्हाइट, इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 20C2। तो देखिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल बनाने पर ध्यान देंगे। अब देखिए कितने इवेंट ऐसे हैं जो फेवर में होंगे किसके, कि बॉल क्या आ जाए, दोनों बॉल व्हाइट आ जाए, और कितने इवेंट ऐसे होंगे जो इस फेवर में होंगे जो कि ये बताएंगे कि ब्लैक बॉल आ जाए। तो ठीक है, तो आप लिखेंगे favorable number of cases, favorable number of cases of drawing 2 white balls out of 10 white balls। देखिए जो 2 white balls आपकी आएंगी, प्रोबेबिलिटी बहुत बारीक कंसेप्ट होता है, समझना पड़ता है। तो जो भी 2 आएंगी वो आएंगी किसमें, तो वो 10 में से ही तो आएंगी, तो यानी 10 में से व्हाइट बॉल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 10C2। सेम वे आपके पास क्या होगा, सेम वे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ड्राइंग 2 ब्लैक balls
आउट ऑफ 10 ब्लैक बॉल्स, 10 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, 10C2 वो भी हो जाएंगे। क्यों, जो आपकी ब्लैक बॉल आएंगी वो भी किन्हीं 10 में से कोई सी आ सकती है। अब देखिए घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, क्या कहा, दोनों बॉल सेम कलर की आनी है, तो या तो दोनों व्हाइट आ जाएं या दोनों ब्लैक आ जाएं, तो या तो ये घटना होगी ये वाली, या फिर कौन सी घटना होगी, ये वाली होगी। तो आप लिखेंगे तो द प्रोबेबिलिटी, तो द प्रोबेबिलिटी of getting two balls of same color, two balls of same color, सेम कलर की बॉल्स आ जाएंगी टू, कितनी हो जाएगी 10C2 अपॉन 20C2, 10C2 अपॉन 20C2। अब देखिए बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस का साइन यूज करेंगे क्यों, घटनाएं कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उनमें से कोई सी एक हो जाएगी। इस बात के चांस कितने होते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3, वहां अच्छे से बताया गया था। घटनाएं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो या तो ये वाली घटना होगी या ये वाली, तो यही बताया जब या वाला सेंस आएगा, या तो ये या फिर ये, आइदर दिस और दिस, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, प्लस का साइन। अगर यही मैं कह दूं कि इसके अंदर की दो बॉल क्या आ जाएं, अलग अलग, मतलब अलग अलग कलर की दोनों आ जाएं, तो इसका मतलब एक कहां से चाहिए होगी, व्हाइट से, और एक कहां से चाहिए होगी, ब्लैक से। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज हो जाएगा। लेकिन अभी इतना ज्यादा कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, कंफ्यूजन आपके लिए हो सकता है। तो देखिए अभी तो आपने क्या करा, या तो ये वाली घटनाएं होंगी कि भाई या तो आपके पास क्या आ जाएंगी, व्हाइट बॉल में से ही कोई सी दो आपको व्हाइट मिल जाए, सेम कलर का मतलब ये, या दो ब्लैक बॉल मिल जाए। अब या दो ब्लैक बॉल आ गई तो व्हाइट नहीं आएंगी, व्हाइट आ गई तो ब्लैक नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखिए कितना मिला हमारे पास, ये 20C2 एलसीएम आ गया 10C2 प्लस 10C2। अब देखिए कैलकुलेटर से कैसे करते हैं आप लोग, 20C2 निकालेंगे, 20 को प्रेस करिए, शिफ्ट के साथ डिवीजन वाला साइन को प्रेस करिए, शिफ्ट के साथ डिवाइड वाला, और 2 आपको चाहिए। 20C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 190 आ गई है। 10C2 कितने हो जाएगा आपके पास, 10C2 2 इंटू 10C2 आपके पास है, इसकी वैल्यू निकाल दें तो 2 10C2 आपको चाहिए, तो 10 आपने प्रेस किया, शिफ्ट दबाया C, और आपके पास कितना है, ये भी 2 10C2 कितना आ गया आपके पास, 45 आ जाएगा, ये 190 आपके पास, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 90 अपॉन 190, यानी 9 अपॉन 19, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है। तो यानी P इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, ठीक है। देखिए क्या आपने करा, या तो ये वाला केस होगा या ये वाला, एलसीएम ले लिया आपने 20C2 10C2 10C2, तो कितना हो जाएगा 2 10C2, ठीक है। अब देखिए 10C2 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपने 10 प्रेस किया, इसके बाद शिफ्ट वाले साइन के साथ आपने C प्रेस किया, और आपने क्या 2 प्रेस किया, 10C2 45 आ गया है। 20C2 चाहिए, 20 पे आप प्रेस करिए, शिफ्ट के साथ डिवीजन वाला साइन प्रेस करें तो C बना हुआ आता है, ये 20C2 190 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो कि कितना मिलता है आपको, 90 अपॉन 190, यानी 9 अपॉन 19, ये आपको मिल जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एक दो, जिससे और क्लियर हो जाए। क्या कहा गया, ए बैग कंटेन्स 4 white balls and 2 black balls and a second bag contains 3 of each color. A bag selected at random and a ball is then drawn at random from the bag chosen. What is the probability the ball drawn is 5? ठीक है। क्या कहा गया, कोई एक बैग है जिसके अंदर क्या है, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, क्या है 4 व्हाइट बॉल, एंड 2 ब्लैक बॉल्स, और दो क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं, 4 व्हाइट और 2 ब्लैक। अब देख ले, लिख सकते हैं इधर को आप, पहला बैग फर्स्ट अर्न, पहले अर्न में क्या क्या है, कितनी है 4 व्हाइट हो गई, प्लस कितनी हो गई 2 ब्लैक, 2 ब्लैक, ये हो गई। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई है 6, टोटल कितनी हो गई, टोटल बॉल्स 6, ठीक है। सेकंड अर्न जो दूसरा थैला दे रखा है उसके अंदर क्या दे रखा है, सेकंड बैग में क्या कहा गया, कंटेन 3 ऑफ ईच कलर, तो यानी 3 इसके अंदर क्या हो गई व्हाइट, और 3 क्या हो जाएगी उसके अंदर ब्लैक हो जाएंगी। तो सेकंड अर्न कंटेन, सेकंड अर्न इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगी व्हाइट, और 3 क्या हो जाएगी ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है। ये हमसे कहा गया कि दो थैले हैं हमारे पास, अर्न है या बैग्स हैं, पहले के अंदर क्या है 6 बॉल है, लेकिन 4 कैसी हैं व्हाइट हैं और 2 क्या हैं ब्लैक हैं।
ऐसे ही दूसरे वाले थैले के अंदर क्या है, 3 व्हाइट हैं और 3 क्या है हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी कितनी होगी, टोटल हमारे पास 6 हो गई। इसके बाद क्या कहा गया, एंड ए बॉल इज देन ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को यादृच्छिक रूप से, मतलब बिना देखे बिना सिलेक्ट किए मर्जी से कोई सी भी बॉल आपने निकाल ली है, फ्रॉम द बैग चूजन, किसी भी एक बैग में से कोई सी भी एक बैग को चूज किया और कोई सी भी एक बॉल आपने निकाल ली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, इस बात के चांस कितने हैं कि वो बॉल क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए। अब देखिए 2 केसेस हमारे पास पॉसिबल बनेंगे। पहला क्या होगा, केस 1 आप लिखेंगे इसके अंदर, इफ वी चूज फर्स्ट बैग, इफ वी चूज फर्स्ट बैग, तो देखिए पहली बात तो कोई सा भी बैग आप चूज करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। 2 थैले हैं, 2 में से कोई सा एक चूज करना है तो 2 टोटल नंबर ऑफ केसेस, कोई सा एक चाहिए तो 1/2 उस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आप लिख लीजिए केस 1 से पहले भी एक लाइन यहां पर कोट कर दीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एनी वन ऑफ बैग इज 1/2। आप लिख लीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एनी वन बैग इक्वल टू 1/2। क्यों, 2 बैग हैं उनमें तो कोई सा एक चूज करेंगे, 1 उसकी प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल में और 1/2 क्या होगी टोटल प्रोबेबिलिटी इस बात। ठीक है, अब देखिए अब केस 1 में आपने क्या कहा कि अगर पहला बैग चूज किया, इफ वी चूज फर्स्ट बैग, तो भाई फर्स्ट बैग के चूज करने पर व्हाइट बॉल आने के चांस कितने हैं, 6 टोटल बॉल हैं, व्हाइट आने के चांस कितने, 4 व्हाइट में से ही आएगी, तो 4/6। तो आप लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल, ए व्हाइट बॉल, P(E1) बोल दीजिए इसको, क्या हो जाएगी, तो 4 क्या है, टोटल बॉल कितनी थी, 6, 4 व्हाइट हैं और 2 क्या है हमारे पास ब्लैक हैं। तो देखिए टोटल बॉल 6 हैं, तो फेवरेट जो हमारे पास एक्सहाउस्टिव नंबर ऑफ केसेस हैं वो 6 हैं, और कितने ऐसे केसेस हैं जो व्हाइट बॉल आने को क्या करेंगे, फेवर करेंगे। तो पहले थैले में जब 4 व्हाइट बॉल हैं, 4 में से भी कोई सी आ सकती है, तो 4 केसेस ऐसे हैं जो इस बात के फेवर में है कि व्हाइट बॉल आ जाए। तो पहले थैले को चूज करने पर व्हाइट बॉल आ जाए, इस बात के चांस कितने, 4/6। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये रही हमारे पास कि पहला थैला चूज किया और आपको व्हाइट बॉल मिल गई। पहला थैला चूज करने की संभावना है 1/2 एंड क्या मिल गई, व्हाइट बॉल। तो मैंने क्या कहा था, जब इस प्रकार की इवेंट होती है कि एंड का सेंस आए, पहला थैला चूज किया एंड व्हाइट बॉल मिली, तो वो कितनी हो गई, 4/6। तो यानी ये कितनी होगी हमारे पास, ये 2/3, तो यानी कितनी हो गई ये प्रोबेबिलिटी, 1/3 हो गई। ऐसे ही आप लिख लीजिए केस सेकंड, केस सेकंड, इफ वी चूज सेकंड आर्म, सेकंड आर्म, तो आप लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल, ए व्हाइट बॉल। अब देखिए सेकंड बैग के साथ क्या कंडीशन है कि 1/2 तो रहेगा ही, क्योंकि दूसरा थैला आपने चूज किया उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एंड क्या आ गई, व्हाइट बॉल। वहां 3 व्हाइट है 3 ब्लैक है, तो तीन बॉल क्या है व्हाइट वाली, वो फेवर करेंगी कि व्हाइट बॉल आ जाए, और टोटल बॉल 6 है, तो 3/6। तो ये कितनी होगी हमारे पास, ये हो जाएगी 3/12, या बोल दीजिए कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/4 हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, 3/12 1/4 हो जाएगी। तो अब देखिए या तो ये वाला केस पॉसिबल होगा या ये वाला, क्योंकि व्हाइट बॉल तो एक ही आनी है। तो आप लिख लेंगे सिंस बोथ केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, देखिए या तो आप पहला थैला चूज करेंगे उसमें से व्हाइट बॉल आएगी, तो अगर उसमें से आ गई तो दूसरा थैले को चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरे से आ गई तो पहले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लिखेंगे सो प्रोबेबिलिटी of getting a white ball on choosing any bag is equal to, पहले में कितनी आई थी आपके पास, इसको आपने P(E1) कहा था, तो इसको आप P(E2) बोल दीजिए, तो P(E1) प्लस P(E2) on choosing any bag
बैग इक्वल टू पी स्क्वायर, आप इसको डिनोट कर दीजिए PE1 प्लस PE2। तो देखिए PE1 आपके पास कितनी मिली थी, PE1 को आप क्या बोला आपने, PE1 आपको मिली 1/3 और ये 1/4, 1/3 प्लस 1/4 कितने मिल गया एलसीएम, 12 मिल गया, ये 4 प्लस 3 7/12, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, हल्का सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या था हमारे पास कंडीशन की, 2 थैले हैं, एक थैले के अंदर 4 व्हाइट और 2 ब्लैक, 6 बॉल टोटल, दूसरे के अंदर कितनी है, 3 व्हाइट 3 ब्लैक, मतलब दोनों क्या है सेम, क्या कहा गया, सेकंड बैग कंटेन्स 3 ऑफ ईच कलर, तो यानी 3 ब्लैक और 3 व्हाइट। अब क्या कहा गया, किसी एक बॉल को निकाला गया, किसी भी एक थैले को चूज करके, और वो व्हाइट पाई गई, तो इस बात की आपको क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इस बात के चांसेस कितने हैं। तो आपने 2 केसेस बनाए। पहली बात तो इन 2 केसेस में भी कोई सा एक थैला चूज करने की संभावना है कितनी, 1/2, क्योंकि पहला भी थैला आप चूज कर सकते हैं और दूसरा भी, तो 1/2 होगी। अब पहले थैले को चूज किया एंड हमें क्या मिली वहां से व्हाइट बॉल, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ यूज होगा, क्यों, पहला थैला चूज कर रहे हैं और एंड साथ में हमें क्या मिल रही है, आपको व्हाइट बॉल मिल रही है, तो ये कितनी हो गई 1/2 4/6, तो 1/3 हो गया। ऐसे ही आपने अगर दूसरा थैला चूज किया तो 1/2 थैला चूज करने की और उसके अंदर से व्हाइट बॉल मिल गई, वो 3/6 हो गई, तो ये 1/4 आ गई है। अब क्योंकि दोनों ही घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि व्हाइट बॉल तो एक ही थैले से आनी है किसी एक से, तो यानी पहला हो गया प्लस दूसरा, पहले या तो पहला थैला चूज किया वहां से व्हाइट मिली, या दूसरा थैला चूज किया वहां से व्हाइट मिली, तो देखिए दोनों को आपने ऐड कर दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो 1/3 1/4 होगा, ये आ गया। तो स्टूडेंट अभी हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में यहाँ पर दिए हुए, आप उनको ट्राई करके जरूर देखिए, आपसे अगर नहीं हो पाते तो कमेंट बॉक्स में लिखकर नहीं बताना, उनमें से एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पूरी कोशिश की है कि बेसिक फंडामेंटल आपको चीजें बता दी जाए प्रोबेबिलिटी की, यही आप ही काम करेंगे पूरी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, उनको आप ट्राई जरूर करिए, कोशिश करके देखिए, होंगे तो अच्छी बात, नहीं होंगे तो हम आपको कराएंगे। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन तो लेनी है, लेकिन अब धीरे धीरे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को हमें बढ़ाते हुए चला जाना है। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।